नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के असाइलम टॉपिक पे। देखो, जिस इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि आश्रय होता क्या है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को। अगर मैं इसको ब्रॉड स्तर पे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करूँ तो आश्रय वो होगा कि एक राज्य के व्यक्ति द्वारा दूसरे राज्य से राजनीतिक शरणार्थी के रूप में आश्रय की प्रार्थना करे। जिस राज्य से प्रार्थना की है वो उसे आश्रय दे तो आश्रय कहलाता है। मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि जब अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य शब्द यूज होता है तो वो देश के लिए यूज होता है, न कि किसी राज्य के लिए। ठीक है, तो राज्य मतलब देश। तो आश्रय का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उसने कोई कृत्य किया है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक दूसरे देश से शरण चाहता है, आश्रय चाहता है, उसकी प्रार्थना करे, और वो दूसरा राज्य अगर उसे अच्छे लगता है कि उसको आश्रय देना चाहिए तो आश्रय कहलाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि में आश्रय की जो विधि है वो स्पष्ट नहीं है। महासभा ने 1959 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग को अनुरोध किया था कि वो जो आश्रय है इस पर एक कोडिफिकेशन करे, विधि बनाए, जिससे स्पष्ट हो सके कि राज्य आश्रय दे या नहीं दे, मतलब इसमें कोई एक कन्वेक्शन पारित हो। लेकिन इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने 1962 में योजना भी बनाई कि आश्रय के संबंध में विधि का कोडिफिकेशन कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई। इस विधि में आज वर्तमान में केवल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय और वो रूढ़ी पड़ता हो तो उसी से आश्रय की विधि अधिशासित होती है। बात करते हैं असाइलम का बेसिस, क्या आधार क्या है। ये राज्य की सक्षमता पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य संप्रभु संपन्न होता है, तो अपनी संप्रभुता संपन्नता में वो आश्रय दे या नहीं दे ये उसके व्यक्तिगत विचार पर निर्भर करेगा। इसके बाद बात करते हैं आश्रय के कारण क्या होंगे। कि आश्रय के कारण कई हो सकते हैं, जिसमें मेन है जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी स्थानीय अधिकारिता से बचने के लिए प्रदान किया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति है वो दूसरे राज्य से शरण इसलिए मांगता है कि उसके राज्य में उसकी ट्रायल ढंग से नहीं हो पाएगी, उसने कोई राजनीतिक या धार्मिक ऐसा कृत्य किया है, उसकी ट्रायल निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, तो वो दूसरे राज्य से आश्रय मांग सकता है। ये मानवीय आधार है। कोई मान लो एक परिवार है या व्यक्तियों का समूह है, उस पर किसी भीड़ ने आक्रमण कर दिया या राजनीतिक विद्वेष है, कुछ भी ऐसा, तो मानवीय आधार पर एक राज्य दूसरे राज्य के व्यक्ति को या व्यक्तियों को आश्रय दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी आश्रय दिया जा सकता है। जैसे कई देशों में दो ही पार्टियां होती है, इस पार्टी का अध्यक्ष को विद्रोह कर देता है, हो सकता है जो जिसने विद्रोह किया है कल उसका शासक हो, तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी आश्रय प्रदान किया जाता है। अतः आश्रय के मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। स्थानीय अधिकारिता से बचाने के लिए, मानवीय आधार हो सकता है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर आश्रय दिया जा सकता है। क्वेश्चन ये उठता है कई बार अंतर्राष्ट्रीय विधि में कि आश्रय व्यक्ति का मूल अधिकार है, तो मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय विधि में परिभाषित करूँगा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 बना हुआ है, उसमें आर्टिकल 14 का सब क्लॉज ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से दूसरे राज्य से शरण मांगने तथा उसकी ऐसी शरण का उपयोग करने का अधिकार है। मतलब जो ह्यूमन डिक्लेरेशन है 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, उसमें स्पष्ट व्यक्ति को अधिकार दिया है कि आप आश्रय में, अगर आप उत्पीड़ित हो, मतलब आपको पीड़ित किया जा रहा है, तो आप दूसरे राज्य से शरण मांग सकते हो। परंतु ये घोषणा महासभा द्वारा केवल घोषणा के रूप में स्वीकार की गई, इसके संबंध में कोई कानून नहीं बना, कोई कन्वेंशन नहीं बना, इसलिए इसकी घोषणा के रूप में स्वीकार किया गया। अतः किसी भी राज्य को विधिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप उस व्यक्ति को आश्रय दिया ही जाए। जैसे कोई एक व्यक्ति है, श्रीलंका का है, श्रीलंका में कोई राजनीति करते करता है, भारत में आके आश्रय की अधिकार के रूप में मांग करता है, तो भारत सरकार का ये व्यक्तिगत अधिकार है कि वो उसको आश्रय दे या नहीं दे। आश्रय के संबंध में कई बार कन्फ्यूजन होता है कि आश्रय के प्रकार की बात करेंगे कि आश्रय 2 तरह का होता है। एक तो प्रादेशिक आश्रय, एक होता है बाह्य प्रादेशिक आश्रय, मतलब टेरिटोरियल असाइलम, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। प्रादेशिक का मतलब है कि अपने राज्य क्षेत्र में दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति को उसकी प्रार्थना पे अगर राज्य को व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इसको आश्रय देना चाहिए तो प्रादेशिक आश्रय ये राज्य क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्नता का शक्ति का प्रयोग करते हुए दिया जाता है।
क्योंकि प्रत्येक राज्य जब प्रभुत्व संपन्न होता है तो उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति जो उसमें निवास करता है, चाहे वो देशीय हो या अन्य देशीय हो, उस पर अपनी प्रभुत्व संपन्नता का प्रयोग करेगा और उसको जिसको लगता है कि इसको निष्कासन करना है या आश्रय नहीं देना है, ये व्यक्तिगत अधिकार है। इसके बाद दूसरा आता है बाह्य प्रादेशिक आश्रय। बाह्य प्रादेशिक आश्रय से संबंध ये है कि जो राज्य अपने क्षेत्र के बाहर प्रदान करता है, मतलब अपने देश में नहीं, दूसरे देश में आश्रय प्रदान करना है। जैसे प्रत्येक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र में एक एम्बेसी होती है, दूतावास होता है, उस दूतावास में आश्रय प्रदान करना बाह्य प्रादेशिक आश्रय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिल्ली है, दिल्ली में भारत के जितने भी मित्र राष्ट्र हैं या जितने भी जिन देशों से भारत व्यापार करता है, ये यूएनओ के मेंबर हैं, उनकी एम्बेसी बनी हुई है। अगर उन एम्बेसी द्वारा भारत के किसी व्यक्ति को आश्रय प्रदान किया जाता है तो उसे कहते हैं बाह्य प्रादेशिक आश्रय। लेकिन इसके कुछ बाह्य प्रादेशिक आश्रय की विधि को अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी इसकी कुछ अपवाद है जिसकी अपन बात करते हैं कि विदेशी दूतावास में आश्रय। जैसा कि मैंने बताया कि एम्बेसी द्वारा जो कि दूसरे देश में स्थित है, वहाँ आश्रय प्रदान करना बाह्य प्रादेशिक आश्रय कहलाता है। तो इस संबंध में एक बहुत प्रसिद्ध केस है कोलंबिया बनाम पेरू का। इसमें जो पीड़ित है वो है विक्टर रोल हाया डी ला टोरे। ये पेरू का राजनेता है। इस व्यक्ति पर इस बात का अभियोग है कि इसने पेरू में सैनिक क्रांति को दुष्प्रेरण किया है। तो जो ही इस व्यक्ति को वहाँ की राजनीतिक सरकारों ने गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी हुए तो ये व्यक्ति पेरू की राजधानी लीमा में, पेरू की जो राजधानी है लीमा, वहाँ पे स्थित कोलंबिया का दूतावास उसमें जाके छिप जाता है और कोलंबिया देश जो कोलंबिया का दूतावास है वहाँ पे उसको आश्रय प्रदान करता है। पेरू कहता है कोलंबिया को कि इस हाया डी ला टोरे को हमें वापस सुपुर्द करो, लेकिन कोलंबिया दूतावास ऐसा करने से मना कर देता है। तो विवाद बढ़ता है। तो विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाता है। वो वहाँ जो विवाद के बिंदु होते हैं वो ये होते हैं कि पहला होता है कि क्या कोलंबिया आश्रय प्रदान करते हुए राज्य के रूप में एकाकी निर्णय लेने का अधिकारी था। दूसरा विषय ये था कि क्या पेरू इस बात के लिए बाध्य था कि उस डी ला टोरे को कोलंबिया दूतावास में से सुरक्षित उनके राष्ट्र से बाहर निकालने के लिए बाध्य है। तो इन दोनों पर खूब बहस हुई। अंत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि नकारात्मक उत्तर दिया कि कोलंबिया का एकाकी निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा कि जिस देश का वो अपराधी है वो इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि उस व्यक्ति को सुरक्षित उस देश में स्थित दूतावास से बाहर निकाले। परंतु इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने डी ला टोरे को सरेंडर करने से इसलिए मना कर दिया कि वो राजनीतिक अपराधी था। इस संबंध में आगे कुछ स्पष्ट कर दिया कि मतलब किन परिस्थितियों में विदेशी दूतावास में आश्रय दिया जा सकता है। यदि उन व्यक्तियों को आश्रय दिया जा सकता है जिनको भीड़ से खतरा हो। मान लो कोई दूसरे देश का व्यक्ति है और वो मान लो भारत का व्यक्ति है, एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, भारत का व्यक्ति है, 2 3 4 2 व्यक्ति है और कोई भीड़ उस पर आक्रमण कर दे तो वो व्यक्ति भीड़ से बचने के लिए किसी दूतावास में जाके छिप सकता है। दूसरी, अगर उन दोनों के बीच में कोई स्थानीय प्रथा हो या रूढ़ी हो। तीसरा, उन दोनों के बीच कोई ऐसी संधि हो, आश्रय जिस देश का वो व्यक्ति है और आश्रय देने वाला व्यक्ति है। अगर ऐसी कोई संधि है तो आश्रय दिया जा सकता है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो दूतावास में आश्रय नहीं दिया जा सकता। पहला तो इसमें हो गया विदेशी दूतावास में आश्रय, दूसरा हो गया वाणिज्य दूतावास में आश्रय, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय में। अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय में जाके छिप जाता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर जो कार्यालय अध्यक्ष है उसके द्वारा भी उसे सुपुर्द किया जा सकता है। युद्धपोतों में आश्रय और व्यापारिक जहाज़ों में आश्रय, ये मानवीय आधार पर आश्रय दिया जाता है। लेकिन जैसे अब मैं भारतीय दंड संहिता 1860 की बात करता हूँ तो उसमें साफ लिखा है कि सेक्शन 2, 3 और 4 ये कहते हैं कि जिस देश का झंडा लगा हुआ है जहाज़ पर उस देश का लायबिलिटी हो जाती है
कि उसको वापस समर्पित करे या ना करे। अतः इनमें भी वही विधि लागू होती है जो वाणिज्य दूतावास में लागू होती है अगर दोनों राष्ट्रों के बीच कोई संधि हो, स्थानीय प्रथा हो या भीड़ से बचने के लिए। लेकिन भीड़ से बचने के लिए अगर उसने आश्रय दिया है, कोई संधि प्रथा नहीं, तो उसको वापस उसको सुपुर्द करना होगा। इसमें अभी थोड़े दिन 8-10 साल पहले केस हुआ जूलियन असांजे का। जूलियन असांजे विकिलीक्स का संस्थापक व्यक्ति था। जिसके ऊपर ब्रिटेन में सेक्सुअल हरेसमेंट का और जासूसी करने के आरोप थे अमेरिका के भी। ये ब्रिटेन देश है, इंग्लैंड देश है, वहाँ के जो दूतावास, वहाँ की राजधानी लंदन के इक्वेडोर दूतावास में छिप गया और लगभग 7 से 9 साल तक उस दूतावास में छिपा रहा। इक्वेडोर देश ने पुलिस को सुपुर्द करने से मना कर दिया, तो इंग्लैंड की पुलिस इस दूतावास के बाहर खड़ी रही। जो ही 7 से 9 साल बाद जूलियन असांजे बाहर निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका आश्रय ख़त्म हो गया। अब थोड़ा इसमें भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत आश्रय के संबंध में क्या कहता है। तो भारत ने 30 दिसंबर 1967 को एक सर्कुलर जारी किया भारतीय विदेश मंत्रालय ने, और स्पष्ट कर दिया कि कोई भी विदेशी दूतावास जो भारत में स्थित है किसी भी व्यक्ति को आश्रय स्थायी अस्थायी नहीं देगा। इसकी पुनरावृत्ति करते हुए 3 नवंबर 1975 को भारतीय प्रतिनिधि डॉक्टर सैयद मोहम्मद द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि भारत में स्थित कोई भी दूतावास किसी भी व्यक्ति को स्थायी अस्थायी आश्रय नहीं देगा। अतः निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि बाह्य प्रादेशिक क्षेत्र में आप आश्रय तभी दे सकते हो जब दोनों राष्ट्रों के बीच कोई संधि हो या स्थानीय प्रथा हो या किसी भीड़ से बचने के लिए हो। अगर आश्रय दे दिया जाता है तो संबंधित देश द्वारा चारों तरफ पुलिस खड़ी कर दी जाएगी, सुरक्षा बल। जो ही वो व्यक्ति बाहर आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जो दूतावास है उनको प्रभुत्व संपन्न से बाहर रखा गया है। इसका कारण है कि वो सुरक्षित अपना कार्य करते रहें।